नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो आज यूपी टेट और सुपर टेट के अंतर्गत ईवीएस की दूसरी क्लास है। आज के क्लास में हम इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। आपको डेली क्लासेस के बाद PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी होता क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। तो इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, यानी इको प्लस इकोलॉजी किससे बना हुआ है? इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इको प्लस लॉजी। इको प्लस लॉजी यानी इसको हम इको को कहते हैं पारितंत्र भी, यानी इको सिस्टम कहते हैं। लॉजी को स्टडी यानी अध्ययन, यानी पारितंत्र का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है, या स्टडी ऑफ अ इको सिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक, जैसे पारितंत्र के अध्ययन को हम परिस्थिति कहते हैं, तो पारितंत्र का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अब यहाँ से यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि फादर ऑफ इकोलॉजी यानी इकोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, परिस्थिति के जनक किसे कहा जाता है? तो या इसको आप लोग जान लीजिएगा, पी ओडम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पी ओडम को। पी ओडम को परिस्थिति का जनक कहा जाता है। ठीक, तो परिस्थिति के जनक पी ओडम होते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार यूपी टेट में। उसके बाद अब एक यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपी टेट में कि परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था और किसने किया था? तो जो परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1869 में किया गया था। कब? 1869 में। और किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक, कब किया गया था परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। वहीं पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में किया गया था। एजी टांसले ने किया था। किसने? तो पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टांसले जी ने किया था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए अब हम सजीव निर्जीव के बीच होने वाले इंट्रैक्शन यानी पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम होता क्या है? तो जो हम सजीव एवं निर्जीव के बीच में होने वाली पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, जीवों एवं उनके भौतिक वातावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन पारितंत्र कहलाता है। तो जो जीवों एवं उनके भौतिक वातावरण के बीच पारस्परिक क्रियाएं की होती हैं उन्हीं को हम पारितंत्र कहते हैं। ठीक, द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर फिजिकल इज कॉल्ड इकोसिस्टम। पारितंत्र की जो प्रकृति होती है वह क्रियात्मक इकाई होती है। तो पारितंत्र की प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे एग्जाम्पल, पारितंत्र की प्रकृति क्रियात्मक इकाई क्या है? जैसे तालाब वगैरह हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी अब इकोसिस्टम के प्रकार के बारे में हम देखते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारितंत्र। दूसरे को कहते हैं हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कृत्रिम पारितंत्र या मानव निर्मित, यानी जो मानव ने बनाया है उसको हम मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं, और जो प्राकृतिक है उसको हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र कौन कौन से हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को हम एक्वेटिव यानी जलीय, दूसरे को हम स्थलीय पारितंत्र कहते हैं। तो जलीय पारितंत्र जैसे महासागर, सागर, झील, नदियाँ, तालाब आदि जो आती हैं इनको हम जलीय पारितंत्र कहते हैं, जैसे महासागर, सागर, झील, नदियाँ, तालाब आदि। उसके बाद जो स्थलीय पारितंत्र हैं इनको भी हम तीन भागों में बांटते हैं। एक घास के मैदान, एक को हम फॉरेस्ट या जंगल, दूसरे को मरुस्थल कहते हैं। ठीक, तो अब हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, इसको दो भागों में बांटते हैं, जलीय और स्थलीय। तो जलीय जो है जैसे स्विमिंग पूल हो गया, मछली का घर हो गया जो मानव निर्मित है ना। वहीं स्थलीय में जैसे फसल हो गया, पार्क हो गया, अभ्यारण्य हो गया, बाग हो गया आदि आते हैं। ठीक, चलिए अब हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक को जैविक घटक कहते हैं, एक को अजैविक घटक कहते हैं, यानी बायोटिक, अबायोटिक। ठीक, तो जैविक घटक कैसे? जैसे सजीव, जैसे प्लांट, पौधे, जानवर, और निर्जीव जैसे नॉन लिविंग थिंग यानी जिसमें जीव नहीं पाया होता है। अब हम बायोटिक को देखते हैं।
तो बायोटिक के अंदर क्या क्या आता है? बायोटिक के अंदर जैसे हो गया उत्पादक, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, उपभोक्ता, जिसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, उसके बाद आता है तीसरा अपघटक, जिसको हम डिस्कम्पोजर कहते हैं। ठीक, तो बायोटिक में कौन कौन से आते हैं? उत्पादक, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता को हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, अपघटक को हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। ठीक, अब हम अजैविक घटक जिसको अबायोटिक को देखते हैं। तो अबायोटिक को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला है क्लाइमेट कंपोनेंट, जिसको हम लोग फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं, दूसरा है अकार्बनिक कारक, तीसरा है कार्बनिक कारक। ठीक, तो क्लाइमेट कंपोनेंट जो होते हैं, तो क्लाइमेट कंपोनेंट जिसको हम लोग फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं, इसमें पहला आता है तापमान, दूसरा आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, प्रकाश यानी लाइट, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, प्रकाश यानी लाइट, प्रेशर आदि। ठीक, उसके बाद अकार्बनिक में कौन कौन से आते हैं? अकार्बनिक में जैसे H2O, जिसको हम लोग वाटर भी कहते हैं, O2 यानी ऑक्सीजन, मृदा यानी सॉइल, मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, खनिज मिनरल्स, वायु, ये आते हैं कार्बनिक। वहीं कार्बनिक में हम लोग बात करें तो प्रोटीन आता है, फैट आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जैसे C6H12 O6 आदि एग्जाम्पल हैं इसके। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है, आइए प्रश्नों को देखते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार यूपी टेट में कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। यह प्रश्न यूपी टेट 2013 में पूछा गया था, तो हम लोग इसको मृतकभक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकभक्षी। वहीं दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? यूपी टेट 2017 में पूछा गया था, तो इसको क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर कवक हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक प्रश्न और बार बार पूछा जाता है, पाइतंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का गठन किसने किया था? तो टांसले जी ने किया था। किसने किया था? टांसले ने किया था। पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित होते हैं, तो क्या सम्मिलित होता है? पौधे सम्मिलित होते हैं। जैविक पर्यावरण में शामिल होता है तो क्या होता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। चलिए अब हम बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक के बारे में बात करते हैं। तो जो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक में इनमें आता है पादप प्लस जीव जंतु। पादप प्लस जीव यानी प्लांट्स और एनिमल को मिलाकर जो उनका वृद्धि और विकास होता है, इसे बायोटिक कंपोनेंट में आता है, जिसको हम लोग जैविक विकास कहते हैं, घटक कहते हैं। ठीक, वहीं प्रोड्यूसर में यानी उत्पादक, तो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक को हम लोग कहते हैं स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी या प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी या प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जैसे पादप हो गए, शैवाल हो गए, तो ये लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे 6CO2 + 6H2O + 6 बराबर बन के C6H12O6, ठीक, प्लस 6O2, तो ये ऊर्जा में प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं ना, सूर्य के प्रकाश में। उसके बाद दूसरा आता है कंज्यूमर, जिसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं, यानी परपोषी, जिसको हम परपोषी भी कहते हैं। तो वह सभी जीव जो अपना भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं, वह जीव उत्पादक पर निर्भर होते हैं, इन्हीं को हम लोग परपोषी कहते हैं। तो वह सभी जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर जीव एवं उत्पादों पर निर्भर करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी यानी कंज्यूमर या उपभोक्ता कहते हैं। अब हम फूड चेन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला। यहाँ से यूपी टेट में 1 नंबर का प्रश्न हर बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको चित्र के माध्यम से भी समझना में आप लोग को बहुत आसानी होगी। जैसे जो खाद्य श्रृंखला होती है, तो सबसे पहले जो उत्पादक होता है, तो उत्पादक में पौधे आते हैं। पौधों को कौन खाता है? पौधों को टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाता है? टिड्डे को छिपकली खाती है। छिपकली को कौन खाता है? छिपकली को सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है? तो सांप को बाज एवं गीर खाते हैं। ठीक, तो यह एक खाद्य श्रृंखला बनी। तो खाद्य श्रृंखला में पेड़ जो हो गया या उत्पादक हो जाएगा, टिड्डा क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, छिपकली जो है या द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगी, सांप जो है और ट्रॉपिकल हो जाएगा, वहीं जो बाज होगा शीर्ष उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक, तो यह फूड चेन खाद्य श्रृंखला ऐसे बनती है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हम लोग हार्बीवोरस भी कहते हैं, यानी शाकाहारी। तो ये भोजन के लिए उत्पादक यानी प्रोड्यूसर पर निर्भर करते हैं, जैसे खरगोश, गाय, बकरी, हिरन, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ आदि। तो प्राथमिक उपभोक्ता में वह आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश हो गया, गाय हो गया, बकरी, हिरन, चूहा, बंदर, हाथी। ठीक, ये पेड़ घास वगैरह खाते हैं ना, इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं।
वहीं द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, यानी हम सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके अंदर वह जीव आते हैं जो अपना भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। तो वह सभी जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं उनको हम लोग द्वितीय उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम मांसाहारी यानी कार्निवोरस के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे सांप, छिपकली, मेढक, गिरगिट आदि। वहीं तृतीय उपभोक्ता में कौन आते हैं, उच्च स्तर के मांसाहारी आते हैं। ये भोजन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। तो वह सभी जीव जो भोजन के लिए प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उनको हम लोग तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। ठीक, जैसे मोर सांप को खा जाता है, बाज सांप को खा जाता है, शेर हिरण को खा जाता है। ठीक, चलिए अब घटक क्या होते हैं, यानी डिकम्पोजर। यहाँ से कई बार यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया है। तो जो डिकम्पोजर होते हैं इनको हम लोग मृतजीवी या मृतपोषी या सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। ये मृत पौधों एवं जंतुओं को जैविक पदार्थ में वियोजित करते हैं। यानी जैसे कोई जानवर मर जाता है तो ये लोग उनको खा डालते हैं, इन्हीं को हम लोग डिकम्पोजर बोलते हैं, यानी मृतजीवी या मृतपोषी या सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जीवाणु या कवक। ट्रॉफिकल लेवल यानी पोषण स्तर क्या होता है, तो पोषण जो स्तर होता है वह सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, आइए देखते हैं। उत्पादक, जिसको हम लोग प्रथम पोषक कहते हैं। उत्पादक में कौन कौन से आते हैं, प्रथम पोषण स्तर के आते हैं। प्रथम पोषण स्तर यानी उसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको हम लोग द्वितीय पोषण स्तर कहते हैं। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता आते हैं, जिसको हम लोग तृतीय पोषण स्तर कहते हैं। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता यानी शीर्ष उपभोक्ता आते हैं, जिसको हम लोग चतुर्थ पोषण स्तर कहते हैं। ठीक, तो उत्पादक आता है सबसे पहले, जिसको में आते हैं प्रथम पोषण स्तर के आते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आता है, जिसको हम लोग द्वितीय पोषण स्तर कहते हैं। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता आता है, जिसको हम लोग तृतीय पोषण स्तर कहते हैं। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता यानी शीर्ष उपभोक्ता, जिसको हम लोग चतुर्थ पोषण स्तर कहते हैं। ठीक, अब निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही नहीं है, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता, उसके बाद अब घटक। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, मांसाहारी। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ठीक, उसके बाद भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सूर्य है। किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो आज के सेशन में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कब किया गया था, किसने किया था। तो आज इसका दूसरी ईबीएस के यूपी टेट के अंतर्गत ईबीएस की दूसरी क्लास थी। आज के सेशन को मैं यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर